यूक्रेन पर रूस के बड़े मिसाइल हमले। यूक्रेन के 2 सैन्य बेस इस हमले में तबाह हो गए। कई यूक्रेनी तेल डिपो भी इस हमले में धधके। तो बड़ी खबर है, रूस ने यूक्रेन के 2 सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है और बड़े हमले किए हैं। कई तेल डिपो भी इसकी चपेट में आए हैं। लेकिन ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज यह है कि ट्रंप की सत्ता वापसी से पहले बाइडेन ने यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत देने का मन बना लिया है। यूरोपीय देशों का मानना है कि ट्रंप के आते ही यूक्रेन के लिए समर्थन कम होने वाला है और सरेंडर से बचाने के लिए यह कदम जरूरी है। खबरें यह भी हैं कि यूरोप के बड़े देश और छोटे नाटो सदस्य एक संगठन बनाने पर विचार कर रहे हैं जो यूक्रेन को हथियार आपूर्ति जारी रखेगा। इस प्लान की भनक लगते ही रूस ने एटमी तैनाती शुरू कर दी है। इसके साथ ही धमकी दी गई है कि मॉस्को पर मिसाइल हमले हुए तो रूसी मिसाइलों से अमेरिका में एटमी सुनामी आ जाएगी। देखिए क्या है बाइडेन का प्लान और पुतिन ने कहां-कहां तैनात किए हैं एटमी हथियार। ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी यूरोप विदेश नीति और यूक्रेन रक्षा की प्रतिबद्धता पर अडिग हो गए हैं। यूरोप के कई देश ये मान रहे हैं कि ट्रंप की वापसी के बाद यूक्रेन को अमेरिकी मदद मिलनी बंद हो जाएगी और उससे पहले ही बाइडेन से बात करके रूस की धरती पर हमले शुरू करा दिए जाएं। रूसी सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट है कि फ्रांस, यूके और बाइडेन मिलकर रूस के खिलाफ बड़े हमलों की तैयारी कर रहे हैं। रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूरोप के कुछ नेता ट्रंप की वापसी से पहले युद्ध भड़काने की तैयारी कर रहे हैं। जंग को उस मोड़ पर ले जाने की तैयारी है जहां युद्ध विराम की संभावना खत्म हो जाए। बाइडेन का प्लान यही है और ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट से भी इस आशंका को मजबूती मिल रही है। दावा है कि बाइडेन बहुत जल्द यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत दे सकते हैं। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बाइडेन से बात करने वाले हैं। इस बातचीत में यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति देने पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि अमेरिका की यूरोप विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए बाइडेन इस पर सहमत हो सकते हैं। यूरोप के देश ये मानकर चल रहे हैं कि ट्रंप की वापसी के साथ ही यूक्रेन को मदद मिलनी बंद हो जाएगी। इससे पहले ही युद्ध को उस फेज में पहुंचा दिया जाए जहां यूक्रेन को हथियार सप्लाई जारी रखना ट्रंप की मजबूरी हो जाए। यूक्रेन का पड़ोसी देश और रूस का अगला टारगेट पोलैंड भी इस मुद्दे पर सहमत है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि यूके, फ्रांस और यूरोप के नेटो देशों को मिलकर संगठन बनाना चाहिए। ये संगठन ट्रंप की वापसी के बाद यूक्रेन को मदद जारी रखे। इस मुद्दे पर टस्क फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटिश पीएम स्टारमर से बात करने वाले हैं। इसके साथ ही नेटो प्रमुख मार्क रूटे से भी बात की जाएगी। यूरोपीय देशों के इस प्लान पर रूस ने कहा है कि यूक्रेन के जो मित्र देश जंग भड़काने की कोशिश में हैं, वो याद रखें कि बिगड़े हालात उनके लिए भी संकट बन सकते हैं।
यूरोप और अमेरिका को चेतावनी देने के लिए पुतिन ने अपनी नौसेना का एक्शन भी शुरू कर दिया है। तो रूस ने यूरोप के देशों पर हाइपरसोनिक व्यू रचना कर दी है। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट ने फ्रांस, यूके और जर्मनी के करीब इंग्लिश चैनल में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास में ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। रूस की यह हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। हाइपरसोनिक स्पीड होने की वजह से इस मिसाइल को किसी भी डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करना असंभव है। इसके साथ ही रूस ने यूएस के करीब अटलांटिक महासागर में भी अपनी नौसेना भेज दी है। रूसी फ्रिगेट यहां युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। समुद्र में बनाए गए मॉक टारगेट पर हमले किए जा रहे हैं। रूसी सबमरीन भी इस ड्रिल में शामिल है और लॉन्ग रेंज हमलों का अभ्यास किया जा रहा है। पुतिन ने समंदर से हमले की तैयारी कर ली है, तो इसके साथ ही जमीन से भी परमाणु हमले की तैयारी तेज कर दी गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से जानकारी मिली है कि रूस ने R-30 बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती प्रक्रिया और लोडिंग तेज कर दी है। ये तस्वीर रूस के एक बेस की है जिस पर 4 बुलावा मिसाइल के ट्रक नजर आ रहे हैं। इन ट्रकों पर बुलावा मिसाइलें लोड करके अलग अलग लॉन्चिंग साइट पर भेजी जा रही हैं। इससे पहले 30 अक्टूबर को भी रूस ने बुलावा मिसाइल से परमाणु हमले का अभ्यास किया था। 30 अक्टूबर को रूस ने ओखोत्स्क सागर के करीब से बुलावा मिसाइल लॉन्च की थी। इस मिसाइल की रेंज 8,300 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 10 न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ ले जा सकती है। ये सभी वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकते हैं। रूस की इस तैयारी के साथ ही राष्ट्रीय मीडिया प्रसारण में अमेरिका के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। पुतिन के करीबी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने कहा है कि राष्ट्रपति बदलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और रूस को दुश्मनों के खात्मे के लिए तैयार रहना चाहिए। व्लादिमीर सोलोव्योव ने धमकी दी है कि अमेरिका को एटमी सुनामी से तबाह कर दिया जाएगा। सोलोव्योव ने कहा है कि अमेरिका रूस को अल्टीमेटम देने का दुस्साहस न करे। ऐसा होता है तो रूस को अमेरिका के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले करने चाहिए। उसके सैन्य बेस, परमाणु ठिकाने ध्वस्त कर दिए जाएंगे, अमेरिका के बांध तबाह कर दिए जाएंगे और वो एटमी सुनामी में बह जाएगा। ट्रंप की वापसी से जहां नेटो देशों के बीच भरोसे की डोर कमजोर हो रही है, वहीं पुतिन का गठबंधन मजबूत होता दिख रहा है। किम ने अपनी सेना यूक्रेन में पुतिन की जंग लड़ने के लिए उतार दी है। इसके साथ ही किम ने राज्य आदेश पर हस्ताक्षर करके रूस के साथ हमेशा के लिए सैन्य सहयोग समझौता फाइनल कर दिया है।
10 नवंबर को किम जोंग ने प्योंगयांग में समग्र सैन्य सहयोग राज्यादेश पर हस्ताक्षर किए। इसके आर्टिकल 4 के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे को मदद देंगे। इसका मतलब है कि किसी भी देश पर हमला हुआ तो दूसरा अपनी पूरी सामरिक शक्ति उसकी मदद के लिए प्रयोग करेगा। नवंबर को पुतिन ने सोची के भाषण में कहा था कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है और ट्रंप की वापसी से उसके आसार नजर आने लगे। ऐसे में अगर बाइडेन और यूरोप के देशों ने मिलकर जंग भड़काने की कोशिश की तो नए वर्ल्ड ऑर्डर के पुतिन समर्थक देश भी जंग में उतर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सर्दियों में यूक्रेन के संपूर्ण संहार के लिए व्लादिमीर पुतिन ने नया प्लान बनाया है। वो टारगेट फिक्स कर चुके हैं जहां सबसे पहले और विध्वंसक हमले किए जाएंगे। एक बड़ी प्लानिंग के तहत क्रेमलिन ने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया है। अचानक से रूस के तेवर आक्रामक हो गए हैं। अब वो कुर्स्क से भी यूक्रेन को खदेड़ेगा और उन तमाम इलाकों पर भी संपूर्ण कब्जा करेगा जिनको लेकर पुतिन ने ब्लूप्रिंट बनाया है। आखिर क्या है पुतिन का नया प्लान, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। यूरोप में समीकरण बदलने का अंदेशा है क्योंकि ट्रंप की सत्ता में वापसी हो चुकी है। अब पुतिन ने युद्ध नीति बदल दी है। और उन दोनों इलाकों पर भीषण तबाही मचाने की तैयारी है। यूक्रेनी सेना को खदेड़ने की तैयारी है। पहला सेंटर पॉइंट है रूस का कुर्स्क। यहां रूसी सैनिक फिर से कब्जा करके यूक्रेनी सैनिकों को पीछे ढकेलने की तैयारी में हैं। जबकि दूसरा सेंटर पॉइंट है साउथ ईस्ट यूक्रेन, जिसके कई इलाकों पर रूस संपूर्ण कब्जा करना चाहता है। वो इलाके हैं खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, मेकोलेव और ओडेसा। यानी रूस काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करके अपना प्लान का पहला स्टेप बढ़ाया था, जबकि अब 2024 में उसने दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जा करने का इरादा जाहिर कर दिया है। काले सागर से यूक्रेन का कनेक्शन कटने का मतलब है कि फिर काले सागर पर रूस का वर्चस्व कायम हो जाएगा। फिर पूर्वी यूरोप में बिना रूस की इजाजत के एंट्री नामुमकिन हो जाएगी। यही वजह भी है जब से काला सागर में रूस यूक्रेन में जंग शुरू हुई है, यूक्रेन का हजारों टन अनाज सड़ गया, क्योंकि रूस ने अनाज बाहर ले जाने के लिए यूक्रेन का रूट नहीं दिया। ना ही उसने दूसरे मुल्कों को इस रास्ते से आने की मंजूरी दी, क्योंकि रूस ग्रेन डील खत्म कर चुका है। एक तरफ काला सागर में रूस ने दोबारा से युद्धपोत की तैनाती कर दी है, जिससे वो साउथ ईस्ट यूक्रेन पर समंदर से हमला कर सके, और दूसरी तरफ जमीन पर उसके सैनिकों को सपोर्ट मिल सके। वहीं रूस ने कुर्स्क में अपनी टैंक बटालियन उतार दी, जबकि ड्रोन से पहले ही हमले किए जा रहे हैं। यानी कुर्स्क में कोहराम मचा हुआ है। पुतिन ने कुर्स्क जीतने को नई टाइमलाइन बना दिया है। इसमें यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर का विकल्प भी रखा गया है। लंबे समय से कुर्स्क में घुसे यूक्रेनी सैनिकों का हौसला टूट रहा है, क्योंकि उनको हथियार और रसद की खेप मिलने में देरी हो रही है।
रूस को अंदाजा हो गया है कि आमने सामने की जंग से बेहतर प्रॉक्सी हमले किए जाएं। इसी वजह से कुर्स्क में रूसी सेना हावी हो रही है। जबकि एक वक्त में यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क एटमी प्लांट तक जा पहुंचे थे, जबकि अब रूसी सैनिकों ने उन्हें पीछे ढकेल दिया है। यूक्रेन अब कई कमियों से जूझ रहा है, जो उसकी हार की वजह बन सकती है। हथियारों की कमी, लंबे वक्त से युद्ध, हौसले की कमी, टारगेट की जानकारी नहीं, अमेरिका के हाथ खींचने का अंदेशा। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकी तो नेटो देश भी ऐसा कर सकते हैं। यानी ज़ेलेंस्की का नेटो का सदस्य देश बनने का सपना टूटने वाला है, क्योंकि पुतिन ने अपनी नई रणनीति का पहला स्टेप चल दिया है। उधर यूक्रेनी संसद ने सैनिकों की कमी की वजह से एक नया फैसला लिया है। अब महिला सैनिक फ्रंट लाइन पर तैनात की जा रही है। और यूक्रेन में सैनिकों की इतनी कमी हो गई है कि अब कई इलाकों में महिला बटालियन कमान संभाली हुई है। हालात ऐसे हैं कि तेर्नोपिल में 48% महिला सैनिक तैनात हैं, चेर्निवित्सी में 44% महिला सैनिक तैनात हैं। इसी तरह चेर्निहिव में कुल सैनिकों में 39% महिला सैनिक हैं। यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी है, इसीलिए कई राज्यों में फ्रंट लाइन पर महिला सैनिक तैनात कर दी गई हैं। अब कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए हाईटेक हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना में महिला सैनिकों की भर्तियां शुरू कर दी गई हैं। इसी महीने नवंबर में अब तक 23,000 महिला सैनिकों की भर्ती हो चुकी है, जबकि अलग अलग राज्यों में 44 रिक्रूटमेंट सेंटर खोले गए। एक सेंटर पर 2,000 से ज्यादा महिला सैनिकों के रिक्रूटमेंट का लक्ष्य रखा गया है। कहा जा रहा है फ्रंट लाइन पर तैनाती के लिए सेना में महिला सैनिकों की संख्या 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी सर्दियां ठीक से आई भी नहीं हैं कि यूक्रेन बड़े संकट में घिर गया है। सर्दियों में युद्ध लड़ने के लिए उसके पास सैनिकों की कमी है। इसी वजह से उसने महिला सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी है। हालांकि यूक्रेन का यह फैसला उसे हार के और नजदीक ला सकता है। जबकि यूक्रेन सरकार ने दावा किया है कि देश की 19% महिलाएं फौज में आने की इच्छुक हैं। अब सवाल उठ रहा है कि महिला बटालियन के सहारे यूक्रेन कितने दिन तक अपना सरेंडर टाल पाएगा। इस बीच कुर्स्क खाली कराने के लिए रूस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रूस ने ग्लाइड बम से हमले शुरू कर दिए हैं। रूस ने शाहिद ड्रोन की बड़ी खेप हमले के लिए कुर्स्क भेज दी है। बताया जा रहा है कि रूस के हमले में सिविलियन भी जख्मी हो रहे हैं। इसलिए रूस पहले इलाके को खाली करा रहा है, फिर यूक्रेनी सैनिकों की घेराबंदी की जाएगी। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के हमले से यूक्रेन में सिविलियंस मारे जा रहे हैं। ज़ेपोरिजिया में पिछले 24 घंटे में 6 लोग हमले में मारे गए, जबकि मिकोलेव में मरने वालों की संख्या 5 है। क्रीवी रीह में रिहायशी इमारत पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरी, पूरी इमारत जमींदोज हो गई। इसके अलावा कीव पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। यानी दो दिशाओं में पुतिन सेना आक्रामक है। कीव की तरफ सैनिक बढ़ रहे हैं और कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए नॉर्थ कोरिया से आए 50,000 सैनिक काउंटर ऑफेंसिव पोजीशन पर लगा दिए गए।
रूस के हमले इतने विध्वंसक हो चुके हैं कि कुर्स्क में 300 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है, जबकि इसी तरह का विध्वंस मचाने की तैयारी अब ज़ेपोरिज़िया में भी शुरू कर दी गई है। पुतिन की सेना ज़ेपोरिज़िया डैम में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है, जिससे यूक्रेनी सैनिकों तक रसद पहुंचने का रास्ता रोका जा सके। रूस तैयारी कर चुका है कि किसी भी कीमत पर सर्दियों में यूक्रेन का संपूर्ण संहार करना है, जबकि अभी यूक्रेन कुर्स्क और बेलगोरोद में थोड़े बहुत हमले कर रहा है। यूक्रेन के पास ज्यादा दिन का गोला बारूद नहीं है। अगर अमेरिका से मदद नहीं मिली तो पुतिन का ऑपरेशन कीव जल्द ही पूरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो 48 घंटे पहले आईडीएफ ने बेंजामिन नेतन्याहू को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दक्षिणी लेबनान में हिज्ब के 80% हथियार तबाह हो चुके हैं, लेकिन हिज्ब के ताजा हमलों ने इस रिपोर्ट को झूठा साबित कर दिया है। दरअसल बीते 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे और इन रॉकेट्स का लॉन्च पैड दक्षिणी लेबनान में था। हैरानी की बात यह है कि हिजबुल्लाह के कई हमले सफल भी रहे। हिजबुल्लाह की सफलता के पीछे नईम कासिम और कानी का सीक्रेट फॉर्मूला माना जा रहा है, जो उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई से मिला है। इजराइल में मची ये तबाही खामनेई की नई रणनीति का परिणाम है। खामनेई का वो प्लान जिसमें फंसकर इजराइल का आयरन डोम फेल हो रहा है और उसके शहर दहल रहे हैं। बीते 48 घंटे से हिजबुल्लाह इजराइल के शहरों को दहला रहा है। उसके रॉकेट और ड्रोन बॉर्डर से सटे गांवों से लेकर मेन शहरों तक तबाही मचा रहे हैं। दरअसल खामनेई ने अपने सिपहसालार इस्माइल कानी के साथ मिलकर इजराइल की तबाही का प्लान तैयार किया है। इसके तहत हमले की दो खास रणनीति तय की गई है। नंबर 1, अब हिज्ब हमले हर कुछ घंटे के अंतराल पर करेगा। इसमें 5 से 10 रॉकेट दागे जाएंगे। हमले उन जगहों पर होंगे जहां नुकसान ज्यादा हो। नंबर 2, दिन में 3 बार बड़े पैमाने पर हमले होंगे, जिसमें 50 से 100 रॉकेट एक साथ दागे जाएंगे। हाल ही में खामनेई ने इस्माइल कानी को लेबनान और सीरिया के दौरे पर भेजा था, जहां कानी और नईम कासिम की टॉप सीक्रेट मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात में कानी ने यह फॉर्मूला हिजबुल्लाह चीफ को सौंपा था, जिस पर अब अमल शुरू हो चुका है। ये हाइफा की तस्वीरें हैं, जहां हिजबुल्लाह ने बड़ा रॉकेट हमला किया। 3 रॉकेट एक अपार्टमेंट में जाकर गिरे, जिसके बाद यहां जबरदस्त तबाही देखी गई। ये वीडियो भी हाइफा का है, जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरने से कई कारों में आग लग गई। ये हाइफा के ही किरियत की तस्वीरें हैं, जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट सड़क पर खड़ी गाड़ियों के पास गिरे, जिसके बाद 4 कारें धू धू कर जलती नजर आईं। वहीं आसपास की इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। हाइफा के साफिद में भी हिज्ब के रॉकेट हमले कामयाब रहे। यहां एक इमारत की पार्किंग में बड़ी तबाही देखी गई। गोलन में अबितल बेस पर मलाक 1 रॉकेट दागे गए। हिज्ब का दावा है कि करीब 6 रॉकेट टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे।
साफ है, खमेनी की नई रणनीति हिजबुल्लाह के लिए जबरदस्त काम कर रही है, जिसकी गवाही इजराइल से आ रही तस्वीरें और तबाही दे रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 60 मिनट में 230 बड़े हमले किए हैं, जिसमें हाइफा उसका प्राइमरी टारगेट रहा। हाइफा पर कुल 90 रॉकेट दागे गए। पहले 10 रॉकेट से हमला किया गया, इसके बाद महज 67 सेकंड में 80 रॉकेट दागे गए। इसके अलावा इजराइल का दूसरा बड़ा टारगेट गलीली रहा, जहां हिज्ब ने 50 रॉकेट दागे। पहले 12 रॉकेट दागे गए, इसके बाद अचानक से 38 रॉकेट 60 सेकंड में दागे गए। सिर्फ इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह हर घंटे 5 से 6 रॉकेट दागता रहा। यही वजह है कि इजराइल का आयरन डोम हिजबुल्लाह के हमलों से कंफ्यूज हो रहा है और इजराइल के शहर दहल रहे हैं। इधर इजराइल से आई एक नई रिपोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है, जिसमें दावा किया गया है कि अब हिजबुल्लाह के प्रमुख टारगेट पर इजराइल के मेन शहर होने वाले हैं। और ये रिपोर्ट इजराइल के अल्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी की है। दावा है कि हिजबुल्लाह ने अपने हमलों का पैटर्न बदल दिया है। दरअसल अभी तक हिजबुल्लाह लड़ाके 19% हमले दक्षिणी लेबनान में मौजूद इजराइल की ग्राउंड फोर्स पर कर रहे थे। वहीं 54% हमले उत्तरी इजराइल के 5 किलोमीटर के बॉर्डर एरिया में मौजूद गांवों और शहरों पर किए जा रहे हैं, जिसमें उसका प्रमुख टारगेट किरियत शिमोना, नहारिया और मनारा था। इजराइल के 100 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 27% हमले किए जा रहे थे। इसमें भी उसका प्रमुख टारगेट तेल अवीव, गियालेत, हाइफा और एकरे था। लेकिन अब हिज्ब ने अपने हमलों का पैटर्न बदल दिया है। उत्तरी इजराइल की सरहद से लगते 5 किलोमीटर के दायरे में हिज्ब ने हमले कम कर दिए हैं। वो अब यहाँ 39% हमले कर रहा है, जबकि इजराइल के प्रमुख शहरों पर ज्यादा रॉकेट दागे जा रहे हैं। उसके रोजाना हमलों में 42% रॉकेट हाइफा, एकरे और गियालेत पर दागे जा रहे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह के हमलों के इस बदले पैटर्न की वजह उसके हथियारों का बढ़ता जखीरा भी बताया जा रहा है, जिसका दावा खुद हिजबुल्लाह के प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ ने किया है। अफीफ ने अपने बयान में कहा है, हिजबुल्लाह लंबे युद्ध के लिए तैयार है। हम बॉर्डर और अंदर दोनों जगह पर लड़ेंगे। हमारे पास जंग के लिए काफी हथियार हैं। 45 दिन के ऑपरेशन के बाद भी इजराइल एक भी गांव पर कब्जा नहीं कर पाया है। हिज्ब प्रवक्ता का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब आईडीएफ ने बेंजामिन को सौंपी एक रिपोर्ट में हिज्ब के 80% हथियार तबाह होने का दावा किया था। साथ ही कहा था कि दक्षिणी लेबनान से हिज्ब का लगभग सफाया हो गया है। लेकिन हिज्ब ने साफ कर दिया कि ना तो उसके पास हथियारों की कमी है और ना ही दक्षिणी लेबनान में उसके पैर उखड़े हैं, जिसकी गवाही देता एक वीडियो भी सामने आया है। दावा है कि यह वीडियो इजराइल लेबनान बॉर्डर का है, जहां से हिज्ब ने हाइफा पर दर्जनों रॉकेट दागे। इस हमले को देखकर इजरायली जवान हैरान रह गए, क्योंकि इस इलाके से हिजबुल्लाह के खात्मे का दावा किया गया था। तस्वीरें तो यही कह रही हैं कि 45 दिन के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद भी हिज्ब की जड़ वहीं पर जमी है, उसके हथियारों का जखीरा भी बढ़ा है और नए हथियार भी जुड़े हैं। हिज्ब ने स्वदेशी ड्रोन तैयार करने का दावा किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके जखीरे में स्वार्म ड्रोन भी शामिल हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने स्वदेशी ड्रोन का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उसने हाइफा के नेवल बेस को दहलाने का दावा किया है। बीते 1 महीने से इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन में हिज्ब के हथियार तबाह कर रही है, उसके ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। लेकिन हिज्ब ने हमलों के पैटर्न से साफ कर दिया है कि ना तो उसके हथियारों का जखीरा कम हुआ है और ना ही इजराइल से जंग लड़ने के जज्बे में कोई कमी आई है। ऐसे में आईडीएफ और बेंजामिन के ग्राउंड ऑपरेशन की सफलता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत में। तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेने में अभी वक्त है, लेकिन ट्रंप समर्थकों से ज्यादा बेंजामिन सरकार के मंत्री उत्साहित हैं।
इजरायली मंत्रियों ने एक नई मुहिम छेड़ दी है और इसके सेंटर में है वेस्ट बैंक। दरअसल इजरायल को यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें वेस्ट बैंक पर स्वामित्व की हरी झंडी दे सकते हैं। लेकिन सवाल है कि बेंजामिन के इस भरोसे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या वेस्ट बैंक का हाल भी गाजा जैसा होने वाला है? क्या इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जे की जंग शुरू करने वाला है? इन सभी सवालों की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत और इस जीत से बढ़े बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्रियों के हौसले। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ जनवरी में लेंगे, लेकिन इजरायली मिनिस्टर्स के बयान और हौसले बता रहे हैं कि आईडीएफ किसी भी वक्त वेस्ट बैंक पर कब्जे के लिए चढ़ाई शुरू कर सकती है। दरअसल बीते 48 घंटों में इजरायल से दो बड़े बयान सामने आए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए कहा, चुनाव के दौरान मेरी डोनाल्ड ट्रंप से 3 बार बात हुई है। जिसके 24 घंटे बाद इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने वेस्ट बैंक पर बयान देते हुए कहा, वेस्ट बैंक पर इजरायली प्रभुत्व का वक्त आ चुका है। साफ है इजरायल डोनाल्ड ट्रंप की जीत से उत्साहित है। उसे उम्मीद है कि अमेरिका में आने वाली ट्रंप सरकार उसे वेस्ट बैंक पर पूर्ण कब्जे और प्रभुत्व जमाने के लिए हरी झंडी दे सकती है। इजरायली मंत्रियों ने वेस्ट बैंक पर कब्जे का नैरेटिव सेट करने के लिए एक मुहिम शुरू कर दी है। हाल ही में इजरायली विदेश मंत्री ने भी अपने बयान में फिलिस्तीन के स्थापना तक को स्वीकारने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा, फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण सच नहीं है क्योंकि ये एक हमास राज्य होगा। बेंजामिन मंत्रियों के हौसले बुलंद होने की वजह ट्रंप का ईरान विरोध रुख है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, जिसके लिए उसके प्रॉक्सी को खत्म करना जरूरी है। ऐसे में इजरायल को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन से उसे हर मनमानी की छूट मिल सकती है। इसी का फायदा उठाकर वो वेस्ट बैंक पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है। इधर ट्रंप की जीत के साथ ही गाजा में जंग और तेज हो गई है। इजरायल ने गाजा में बमबारी तेज कर दी है। ये बेतलाहिया की तस्वीरें हैं जहां इजरायल ने शरणार्थी कैंपों पर बम बरसाए, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। ये खान यूनिस की तस्वीरें हैं जहां अल मवासी बॉर्डर के पास इजरायल ने बमबारी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जबालिया में रेफ्यूजी कैंपों पर भी इजरायल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 15 लोग मारे गए। एक तरफ इजरायल गाजा में भीषण हमले कर रहा है, वहीं अब उसके निशाने पर रेड क्रॉस सोसाइटी है। इजरायली चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने रेड क्रॉस को गाजा में मदद पहुंचाने पर रोक लगा दी है, यानी अब उसके संगठन गाजा में मदद नहीं पहुंचा पाएंगे। इससे पहले इजरायल ने UNRWA पर गाजा में रोक लगा दी थी। साफ है बेंजामिन नेतन्याहू हर हाल में हमास का पूर्ण सफाया चाहते हैं, जिसके लिए उनकी नजर गाजा के साथ ही वेस्ट बैंक पर भी है, फिर चाहे इसके लिए उन्हें हजारों मासूम लोगों की बलि ही क्यों न लेनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ट्रंप की वापसी के साथ ही इजरायल ने ईरान को एटमी शक्ति बनने से रोकने का प्लान तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि ट्रंप की वापसी इजरायल के लिए वरदान बनकर आई है। ट्रंप ईरान पर कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक दबाव बढ़ाने वाले हैं। इजरायल ने स्पष्ट किया है कि ईरान को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन दोनों मोर्चों पर तबाह करने का यह सबसे सटीक समय है। तेल अवीव से संकेत मिल चुके हैं कि ईरान पर 26 अक्टूबर से बड़े हमलों की तैयारी हो चुकी है और इस बार ईरानी परमाणु संयंत्र भी निशाने पर है। देखिए ट्रंप की वापसी से कैसे अरब के समीकरण बदलने लगे हैं और इजरायल कैसे ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। दुनिया में जितने भी वॉर फ्रंट हैं, उनकी दिशा दशा और भविष्य वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस से तय किए जाते हैं और इस ऑफिस का कार्यभार डोनाल्ड ट्रंप संभालने वाले हैं। ट्रंप की जीत के साथ ही इजरायल का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ गया है, क्योंकि बाइडेन ने नेतन्याहू के वॉर प्लान को कभी लागू नहीं होने दिया।
לכך שהג'יהאד האסלאמי ולא צה"ל הוא זה שירה את הטיל. माना जा रहा है कि ट्रंप ईरान पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ाने की नीति पर अमल करेंगे और इजरायल को मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्ध रहने वाले हैं। जबकि बाइडेन अरब के समीकरण साधने के लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ इजरायल का साथ देते रहे। नेतन्याहू गाजा के राफा पर नियंत्रण चाहते हैं और बाइडेन इसका विरोध करते रहे। नेतन्याहू नसरल्ला पर हमले के पक्ष में थे और बाइडेन नसरल्ला पर हमले के विरोध में थे। बाइडेन गाजा में राफा में ग्राउंड ऑपरेशन के विरोध में थे और नेतन्याहू ने राफा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इसीलिए बाइडेन ने नेतन्याहू को झूठा और मक्कार कहा था। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की वापसी से परिस्थितियां इजरायल के पक्ष में होने वाली हैं। यूरोप के कई रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि अरब में तूफान आने वाला है और अब ईरान के नेताओं को सोते हुए भी एक आंख खोली रखनी होगी। ऐसे संकेत भी मिलने लगे हैं। इजरायल के नए रक्षा मंत्री और नेतन्याहू के करीबी इजराइल काट्स ने कहा है कि ईरान पर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री हमले करने का सटीक समय आ गया है। इस वक्त ईरान सबसे कमजोर हालत में है। उसके परमाणु संयंत्रों पर हमले करने का इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता। लेबनान में युद्ध विराम करना अभी सही रणनीतिक फैसला नहीं होगा। इजरायल के अस्तित्व पर खतरा बनने वाले हर दुश्मन को मिटा दिया जाए। इजरायली रक्षा मंत्री के बयान का मतलब है कि अब ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने का समय है और लेबनान में हिजबुल्लाह के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। भले ही इस जंग में लेबनान का अस्तित्व खत्म हो जाए। रिपोर्ट है कि 26 अक्टूबर को जब इजरायल ने ईरान पर हमले किए तब भी नेतन्याहू पर आंतरिक दबाव था कि ईरानी परमाणु संयंत्रों पर हमले किए जाएं। लेकिन ऐसा कदम बाइडेन की रेड लाइन क्रॉस करना होता। 26 अक्टूबर के ऑपरेशन से पहले इजरायल के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने नेतन्याहू से संपर्क किया था। नेफ्ताली बेनेट और यार लैपिड ने नेतन्याहू से ईरानी न्यूक्लियर सेंटर पर हमले की अपील की थी। तब सेना को सिर्फ 20 मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम सेंटर पर हमले का आदेश दिया गया था। फिलहाल नेता विपक्ष यार लैपिड ने तब नेतन्याहू के इस ऑपरेशन की आलोचना की थी और कहा था कि ऑपरेशन सिर्फ दिखावटी रहा। लेकिन ट्रंप की वापसी के साथ ही यह माना जा रहा है कि इजरायल अगले ऑपरेशन में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए हमले कर सकता है। ट्रंप की वापसी के साथ ही ईरान भी बड़े हमलों की आशंका में है और डिफेंस की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के एक सांसद इब्राहिम रिजाई ने जानकारी दी है कि 26 अक्टूबर को इजरायली हमलों में नष्ट डिफेंस सिस्टम ठीक कर दिए गए हैं, क्योंकि इजरायली हमले में ईरानी डिफेंस सिस्टम को मामूली नुकसान पहुंचा था। डिफेंसिव तैनाती करने के साथ साथ ईरान ने इजरायली हमलों से बचने के लिए अंडरग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान ने राजधानी तेहरान में एक डिफेंस सुरंग का निर्माण शुरू कर दिया है। सिटी सेंटर से शुरू होकर यह सुरंग इमाम खोमैनी अस्पताल तक जाएगी। इस सुरंग से अंडरग्राउंड मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। ईरान हमलों से बचने की तैयारी में जुटा है और ट्रंप की वापसी के साथ ही अरब में अमेरिका के समीकरण बिगड़ने लगे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा युद्ध के दौरान भी सऊदी अरब को साधे रखने की कोशिश की, लेकिन अब सऊदी अरब ने ईरान का खुला समर्थन शुरू कर दिया है।
सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल को नरसंहार का दोषी बताया है। इसके साथ ही कहा है कि इजराइल को ईरान की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। सलमान ने कहा है कि इजराइल को ईरान के साथ जंग नहीं भड़कानी चाहिए। ट्रंप की वापसी के साथ ही अरब में डिप्लोमेसी की लहर उलटने लगी है और अगर ऐसे हालात में इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बारूद बरसाया तो अरब में महासंग्राम का विस्फोट तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।